चलिए डायस्टेरियोमर्स, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। स्टीरियोआइसोमर्स that are neither mirror image nor superimposable on each other are called diastereomers. अब डायस्टेरियोमर आपके दो टाइप के कैटेगरी में हम कह सकते हैं। डायस्टेरियोमर्स हैविंग कायरल कार्बन, तो पहला केस देखिए, डायस्टेरियोमर हैविंग कायरल कार्बन। तो देखिए मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका Br है, यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर आपका C2H5 है। ये मॉलिक्यूल है। एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं H, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर आपका Br है और यहाँ पर आपका C2H5 है। ये दो मॉलिक्यूल हमने बनाए, ठीक है। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, इनमें हम देखेंगे ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? ये वाला जब मिरर में देखेगा तो ऐसा दिखेगा, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ना, मिरर इमेज ये नहीं है। क्या ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे? इसको उठा के इस पर रखूं तो सुपर इम्पोज होएगा? नहीं, है ना। तो सुपर इम्पोज भी ये नहीं हो रहे। तो ना तो ये मिरर इमेज है, ना ही सुपर इम्पोज है। इनमें क्या रिश्तेदारी बोली जाएगी? ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर हैं। स्टीरियोआइसोमर में ही मतलब 3 डायमेंशन में ये मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ठीक है। और ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना सुपर इम्पोजेबल है, तो इन्हें बोला जाता है डायस्टेरियोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं डायस्टेरियोमर। एक और दूसरी क्लास के डायस्टेरियोमर बनते हैं। डायस्टेरियोमर हैविंग ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे देखिए C डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पर लगाया H और यहाँ पर लगाया H, ये सिस है ना। वही दूसरा मॉलिक्यूल देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लगाया CH3, यहाँ पर लगाया CH3, यहाँ पर लगाया H, यहाँ पर लगाया H। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर हैं? स्टीरियोआइसोमर वो होता है जो 3 डायमेंशन में पोजिशनिंग अलग है, बाकी सब एटम तो वही लगे हैं, है ना। एटम तो वही लगे हैं, बस 3 डायमेंशन में अलग तरीके से जुड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर हैं। क्या ये और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इम्पोज मतलब मिरर इमेज हैं? ये
क्या ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? ये मॉलिक्यूल मिरर में देखेगा तो ऐसा दिखेगा या नहीं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्या सुपर इम्पोज हो जाएंगे? मतलब इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं इस पर रखूं किसी तरीके से तो मैच कर जाएंगे? नहीं, तो इस सुपर इम्पोज भी ये नहीं होते। और ये क्या है? बेसिकली सिस ट्रांस है ना, सिस ट्रांस या इजेड। तो सिस ट्रांस या इजेड होते हैं, वो भी डायस्टेरियोमर वाली जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो हम सिस ट्रांस को भी डायस्टेरियोमर बोल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों में भी आपस में क्या रिश्तेदारी है? ये दोनों भी आपस में क्या है? डायस्टेरियोमर है ना। ये दोनों भी एक दूसरे में क्या है? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं। ठीक है, ये लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स। देखिए, जैसा कि इनैंशियोमर में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती थी, कुछ केसेस के अलावा, बस जो रोटेशन अलग है, वहाँ पे कायरल एजेंट के अलावा अलग है, ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। डायस्टेरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग होती है। ठीक है, तो लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डायस्टेरियोमर्स हैव different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. जैसे देखिए, आपको पता होगा इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है ना। इसमें डायपोल आते हैं, दो वेक्टर बन जाता है, इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका कम है, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। जबकि इनैंशियोमर में तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम थे, है ना। नेक्स्ट लिखिए, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, so they can be separated, so they can be separated, so they can be separated by distillation, so they can be separated by distillation, है ना। जैसे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएंगे। इसका मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो सकता है इसका 80 हो। आप इनको सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हो। इनैंशियोमर जो थे उनको आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनैंशियोमर में जो दोनों भाई हैं उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट सेम ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। डिफरेंट स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन मतलब यहां पर साइन की तो साइन की ना, हम साइन की चर्चा कर सकते हैं कि साइन इसका प्लस होगा तो इसका माइनस होगा या नहीं होगा, ना हम डिग्री की। ऐसा हो सकता है कि इसका भी प्लस हो, इसका भी प्लस हो सकता है इसका प्लस में 10 हो और इसका प्लस हो सकता है इसका प्लस में 15 हो, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है इसका प्लस हो और इसका माइनस हो, इसका प्लस में 10 और इसका माइनस के 20 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो डायस्टेरियोमर के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए रोटेशन की जो चर्चा है उसमें कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, किसी का कितना भी हो सकता है, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनैंशियोमर में क्या था, एक का अगर प्लस में 10 है तो गारंटीड दूसरे का भी 10 है, बस माइनस में है, इतना है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी हो सकता है, दोनों के प्लस हो सकते हैं, दोनों के माइनस हो सकते हैं, एक का प्लस 10 एक का प्लस का 50 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यहां तक ये भी कि ये डायस्टेरियोमर जो है ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्टिव होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, हमारे पास उसका कोई वो तरीका, वो कुछ नहीं हमें पता। घुमा भी सकता है, नहीं भी घुमा सकता, है ना, कोई आइडिया उसके बारे में नहीं कह सकते। लिखिए, डायस्टेरियोमर्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव।
डायस्टीरियोमर्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो इनैंशियोमर है, जो इससे पहले हमने पढ़े, दो इनैंशियोमर के जो भाई होते हैं, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है तो हम उन्हें सेपरेट कैसे करते हैं? क्योंकि मान लो हमने एक फ्लास्क में भरे इनैंशियोमर, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री, दूसरे का भी 50 डिग्री, तो जब आप हीट करोगे तो दोनों के दोनों एक साथ ही वेपर बना के निकलेंगे, तो आप उन्हें अलग तो कर नहीं पाओगे। तो आप उन्हें अलग कैसे करते हो, है ना? एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, आप उन्हें अलग करना है कि भाई इस बोतल में केवल प्लस वाला भरा है, इस बोतल में केवल माइनस वाला, तो ये काम आप करोगे कैसे? तो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इनैंशियोमर के पेयर हैं, इनैंशियोमर के जो दोनों कंपाउंड हैं, उनको रिएक्शन करके पहले डायस्टेरियोमर बना लिया जाता है, और डायस्टेरियोमर में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अलग, उन्हें अलग कर लिया जाता है, और वापस से जो डायस्टेरियोमर बनाए थे उनको फिर से तोड़ लिया जाता है, तो दोनों इनैंशियोमर बन जाते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स ब्रैकेट में लिखिए और रेसिमिक मिक्सचर कैन बी separated by converting them into diastereomers by reacting with a suitable reagent ठीक है। चलिए अब कुछ और चीजें देखते हैं, और किस तरीके से आप पता लगाओगे कि ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर ही हैं, है ना? तो इनकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आरएस वाले उस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीचे वाले कार्बन को देखो, तो ये तो सबसे लो प्रायोरिटी का है, ये सबसे हाई प्रायोरिटी का है, उसके बाद ऊपर वाला प्रायोरिटी 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो आप जब ऐसे घूमोगे तो नीचे वाले की क्या आ रही है कॉन्फ़िगरेशन? एस आ रही है ना? नीचे वाले की आ रही है आपकी एस। ऊपर वाले पे चलते हैं, ये तो सबसे हाई का है, ये सबसे हाई का है, 1 है, इसको 2 है, इधर वाले को 3 है, क्योंकि इस पे O है, यहाँ पे C2H5 वाला है ना? तो नीचे वाले की ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना? तो 1 से 2 से 3 ऐसे जाओगे, क्या मिला आपको? S। तो ऊपर वाले की S है। अब अगर आप यहां पे देखो तो नीचे वाला जो पार्ट है इसका मिरर हो गया है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे R मिलेगा, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम का सेम है, तो ऑब्वियस है कि आपको S मिलेगा। तो अगर ये दोनों इनैंशियोमर होते, तो अगर ये SS है तो इनैंशियोमर में क्या मिलता आपको? RR। और अगर ये डायस्टेरियोमर में है तो यहां पर अगर SS मिला है तो पूरा का पूरा नहीं पलटेगा, अगर पूरा पलट गया तो इनैंशियोमर हो जाएगा, दोनों के दोनों पलट गए तो इनैंशियोमर हो जाएगा, को थोड़ा पलटा थोड़ा नहीं। अगर आप इस मॉलिक्यूल, इस दोनों मॉलिक्यूल को देखें तो ना तो ये कंप्लीटली मिरर इमेज है और ना ये कंप्लीटली एक तरीके से नॉन वो है ना? तो आधा पार्ट इसमें मिरर सेम है और आधा पार्ट अलग है, इस तरीके से है ना? तो अगर ये दोनों SS से दोनों RR हो जाते तो इनैंशियोमर है। अब यहाँ पे एक तो S का S ही आ गया और एक S का पलट गया, तो ये हो जाएंगे आपके डायस्टेरियोमर। ठीक है, चलिए तो थोड़ी अब यहाँ पे और मैं इस पे दूंगा, चर्चा दूंगा कि RS से आप कैसे पता लगाओगे इनैंशियोमर है या डायस्टेरियोमर है। चलिए यहाँ पे आपके पास मान लो मॉलिक्यूल होगा इस तरीके का, आपके पास इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा,
ठीक है, चलिए अब आप बताइएगा केस 1 केस 2 में कुछ लिख रहा हूँ कि आपस में क्या रिलेशन आएगा, है ना। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। चलिए मान लो आपको ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आर है, ये आपका आर है, ये किस किस के लिए लिखे हैं, इन दोनों के लिए, समझ के। आर आर इसकी कन्फिगरेशन आर आर है, और यहाँ पर आपको ये मिला है एस एस, ये एस एस मिला है। तो बताइए इनमें दोनों कंपाउंड में क्या रिश्तेदारी मिलेगी आपको, इनएंशियोमर, ये आपको मिलेंगे इनएंशियोमर। चलिए अगला केस देखें। यहाँ पर आपका मान लो एस मिला, यहाँ पर आपको आर मिला, यहाँ पे आपको आर मिला, और यहाँ पर आपको एस मिला। बताइए क्या रिश्तेदारी आएगी, इनएंशियोमर। जो भी कन्फिगरेशन एक में मिल रही है एग्जैक्ट उसकी पलट रही है ना। तो ये भी क्या है आपके इनएंशियोमर। अगला मॉलिक्यूल देखें। यहाँ पर मान लो आपको आर मिला, यहाँ पर आपको आर मिला, यहाँ पर आपको आर मिला, और यहाँ पर आपको एस मिला। तो बताइए क्या रिश्तेदारी आएगी, डायस्टेरियोमर, है ना। ये वाला पलट गया लेकिन ये वाला सेम टू सेम है, तो ये डायस्टेरियोमर की पहचान है। ये आपके क्या मिला, डायस्टेरियोमर है। अगला देखते हैं। यहाँ पर मान लो आपको एस मिला, यहाँ पर आपको आर मिला, यहाँ पर आपको एस मिला, और यहाँ पर भी आपको एस मिला। तो बताइए क्या आएगा, डायस्टेरियोमर। तो इस तरीके से आरएस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी आप अपना काम आसान कर सकते हो। ठीक है, लिखिए मीसो कंपाउंड। अभी तक जो हमने बात करी इनएंशियोमर, डायस्टेरियोमर, उसमें तो दो होते थे, उनके बीच में हम रिलेशन बताते थे कि ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर हैं या ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं। यहाँ पर अब जो बात की जा रही है वो एक कंपाउंड की ही की जा रही है। एक कंपाउंड होगा, उसमें कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन के बावजूद वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है मीसो कंपाउंड। तो लिखिए इसमें मीसो compounds are the compounds meso compounds are the compounds in which despite containing, देखिए despite वर्ड उसने यूज किया है, ये मतलब कि डेस्पाइट होता है कि भाई ये चीज थी उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, है ना। चार पुलिस वाले खड़े थे फिर भी चोरी हो गई। तो डेस्पाइट बीइंग 4 आर्म्ड मैन देयर वाज ए थेफ्ट, ऐसा ना, मतलब ये होने के बावजूद भी ऐसा हो गया। तो यहां पर वो कह रहा है कि कायरल कार्बन होने के बावजूद, क्योंकि कायरल कार्बन से हम ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल प्लेन पीपीएल को घुमा देगा, लेकिन कायरल कार्बन होने के बावजूद भी इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा है जिससे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता, है ना। तो डेस्पाइट कंटेनिंग 2 or more कायरल कार्बन, despite containing 2 or more chiral carbon, they are not optically active. They are not optically active. Full stop. मीसो कंपाउंड एक ही होता, अकेला होता, उसका कोई भाई नहीं होता, है ना। आगे लिखिए, वो बाद में लिखेंगे, वो नोट कर वाले पॉइंट में लिखेंगे। तो देखिए मीसो कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल नहीं बनाए जाएंगे, मीसो कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। जैसे देखिए ये CH3 OH और H, ये ठीक है, ये मीसो कंपाउंड है। ये एक
मीसो कंपाउंड है। इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें आपको क्या दिखेगी, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, है ना। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर आप इसमें RS कन्फिगरेशन निकालो तो अगर नीचे वाले की कन्फिगरेशन R आएगी तो गारंटीड इसमें ऊपर वाले कार्बन की S आएगी, क्योंकि तभी दो चीजें आपस में मिरर हो पाती हैं। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मतलब आधा मॉलिक्यूल दूसरे आधे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है, तो इसमें मॉलिक्यूल खुद आधा मॉलिक्यूल ही दूसरे आधे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये मान लो PPL है, यहाँ से गुजरते हुए जा रही है, आधे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करी, है ना, कि तू तो बहुत अच्छा, मुझे ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, जैसी आध हट तू तो बेकार, तो सीधे निकल गई, है ना। एक ही आदमी में एक बहुत अच्छाई भी है और एक आदमी में बुराई भी है, तो फिर वो ना तो अच्छा है ना खराब है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में क्या होता है यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन, जैसे जो रेसिमी मिक्सचर था उसमें तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल से मिली तो क्लॉकवाइज घूम गई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे मॉलिक्यूल से मिलेगी तो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल ही आधा ऐसा है कि आधा मॉलिक्यूल इधर घुमा रहा तो आधा मॉलिक्यूल इधर, तो लाइट जैसे ही पास हो रही है आधे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से ऐसे हुई और बाकी आधे से ऐसे, और बिना घूमे ही निकल गई। तो यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन होता है PPL का, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कन्फिगरेशन देखो तो अगर इधर की R आएगी तो गारंटीड इधर की S, अगर इधर की S आई तो गारंटीड इधर की R। तो चलिए देखें, इसकी 1 आएगी प्रायोरिटी, फिर ऊपर वाले की 2 आएगी, नीचे वाले की 3 आएगी। तो क्या कन्फिगरेशन आई, इधर क्या मिल रही है आपको, S मिल रही है। अब ऊपर वाले में देखिए, इधर की 1, फिर इधर की 2, इधर की 3, तो ये क्या मिल रही है, R। तो इसमें आधा मॉलिक्यूल ही बाकी आधे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है मीसो कंपाउंड। इसे बनाइए, और इसके भाई की चर्चा नहीं होती, ये अकेला इसकी बात की जाती है। हमारा फोकस रहता है जेई एडवांस, जेई मेन, जेई एडवांस 2027, है ना। ये बीच के छोटी मोटी चीजें, हाँ नीट भी, नीट 2027 हमारा ध्यान रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2027, है ना। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे एडवांस। चलिए अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे, है ना। फॉर ए कंपाउंड टू बी मीसो, for a compound to be meso, presence of chiral carbon is must. Presence of chiral carbon is must. Chiral carbon is must. Presence of chiral carbon is must. अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन नहीं है तो उसे मीसो से असाइन नहीं कर सकते हम ये नहीं बोल सकते कि कंपाउंड मीसो है, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होने के बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तभी उसे मीसो बोला जाएगा। क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन कायरल कार्बन होने के बावजूद अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव तभी मीसो बोला जाएगा। क्या इस मॉलिक्यूल को मीसो बोलेंगे? उससे पहली बात, क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है?
क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन समझते हो ना, चार डिफरेंट ग्रुप अगर जुड़े हैं तो उस मॉलिक्यूल उसमें बोला जाता है कि ये कायरल कार्बन है। तो क्या इसमें इस कार्बन, इसके ही तो पता चलोगे, इसको तो देखोगे, क्या ये वाला जो कार्बन है या ये वाला कार्बन है ये कायरल है? नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ पर C है, ठीक है, तो सेम है। लेकिन जब आप इससे इधर की कन्फिगरेशन लोगे और इधर की लोगे आप CIP रूल के अकॉर्डिंग, तो दोनों की CIP सेम ही आएगी। तो ये दोनों कार्बन जो है कायरल कार्बन है ही नहीं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर देखो तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आएगी, सब कुछ इसमें दिख रहा है। इस मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ है, आप ये देखिए, ये पूरा प्लेन, इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा, ये PPL को नहीं घुमाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, लेकिन इसको मीसो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। तो जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है और फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तभी उसको मीसो बोला जा सकता है। तो नोट करके लिख लीजिए इसमें दिस, इसमें लिख लीजिए दिस, फिर ये फिगर बनाइए, विल नॉट बी सेट टू मीसो कंपाउंड। पहले फिगर बना दी। हाँ, दिस और ये will not be said to meso compound because it does not have chiral carbon. This free compound will not be said to meso compound because it does not have chiral carbon. Because it does not have chiral carbon. Full stop. ठीक है, अगले उस पर आइए आगे। एक कंपाउंड को मीसो बोलने के लिए उसके पास कितने कायरल कार्बन होने चाहिए? क्या एक कायरल कार्बन होने पर भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो? नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले लिखाया है, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल एक ही कायरल कार्बन है तो वो गारंटीड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा हैं, दो या उससे ज़्यादा हैं, तभी ऐसी संभावना हो सकती है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री फंस जाए और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। एक होने पे ऐसा होता ही नहीं है। तो लिखिए फॉर ए कंपाउंड टू बी मीसो, ऐसा लिखिए, फॉर ए कंपाउंड टू बी मीसो, कॉमा, it should contain at least 2 chiral carbon. For a compound to be meso, comma, it should contain at least 2 chiral carbon. एक कंपाउंड के मीसो होने के लिए उसमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं। एटलीस्ट 2 होने ही चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 हो, 5 हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए, जो एक मीसो कंपाउंड होता है, ये मीसो कंपाउंड अगर आप इसकी मिरर बनाएं तो ये अपनी मिरर वाले मॉलिक्यूल पर सुपरइम्पोज हो जाता है। देखिए, ए मीसो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ऑन इट्स मिरर इमेज। नेक्स्ट लिखिए, ए मीसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक पेन देना एक्स्ट्रा, इसके पास है। ए मीसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ, नेक्स्ट लिखिए, meso molecule usually have plane of symmetry or center of symmetry. Meso molecule usually have plane of symmetry or center of symmetry.
सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक मीसो मॉलिक्यूल में यूजुअली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, 90% केस में, या समटाइम्स सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगा। और एक मीसो मॉलिक्यूल इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन हुआ है। नीचे वाला पार्ट लाइट को जिस डायरेक्शन में घुमा रहा था, ऊपर वाला पार्ट उसके एग्जैक्ट अपोजिट घुमा रहा है। मॉलिक्यूल में ही इंटरनली कंपनसेशन हो गया, इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। तो लिखिए ए मीसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए मीसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन।